नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और ध्यान इस वक्त यहां पर अब देंगे कि किस तरह का जो अनाउंसमेंट है वो यहां पर कोरोना संकट से निपटने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में सबसे ज्यादा जोर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर रहा है। एक तरफ तो सरकार ने कृषि इंफ्रा के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन का ऐलान किया, वहीं सरकार ने एपीएमसी से जुड़े कानून और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए किसानों और व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की है। इसके अलावा किसानों को उनकी फसल के वाजिब दाम दिलाने की व्यवस्था करने का भरोसा भी सरकार ने दिया है। मेगा राहत पैकेज के तहत सरकार ने कृषि सेक्टर के लिए जो घोषणाएं की हैं उनका कितना असर दिखेगा, किसानों को कितना फायदा मिलेगा और क्या ये ऐलान वास्तव में देश में खेती की तस्वीर बदल पाएंगे, आज के इस खास शो में इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन, भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ और एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सिराज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हमने पहले भी बहुत बार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को सस्पेंड करना चाहिए, अबेयंस में रखना चाहिए, कैसे ये एक्ट अपना पूरा जो इसकी ज़रूरत थी वो खो चुकी है, इसके ऊपर हमने बातचीत की है और ये शायद इन द टॉक्स इन द मेकिंग भी रहा है। अब जब ये होता हुआ देखा है हमने, नोटिफिकेशन ऑफ कोर्स इसका आना भी बाकी है, लेकिन दालें, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, आलू और प्याज को एक्सक्लूड कर दिया गया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से। कितना बड़ा फर्क आप इसका बाजार में इमीडिएटली बनता हुआ देखेंगे? क्या हमारे पास पैरेलल मार्केट रेडी है इस बाजार को संभालने के लिए, या फिर आपको लगता है अभी थोड़ा और समय ये सब होने में है? देखिए, ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी गवर्नमेंट के अंदर भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं है जिसके ऊपर सहमति बन चुकी हो, क्योंकि किस तरीके से आप मैनेज करेंगे अगर किसी कमोडिटी में प्राइस इंक्रीज होता है तो उसके बारे में एक सरकार के अंदर भी एक सहमति बनानी पड़ेगी, जो कि मुझे लगता है कि अभी शायद उस पर डिस्कशन चल रहा होगा। हमारे ज्यादातर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के सरप्लसेस बहुत मार्जिनल हैं, तो थोड़ा भी शॉक होता है प्रोडक्शन में तो प्राइसेस में इंक्रीज की संभावना बनी होती है। तो मुझे लगता है कि इसको काफी फाइन ट्यून करने की जरूरत है। और ये जहां तक अनाउंसमेंट का सवाल है, ये तो कई पार्टीज के मैनिफेस्टो में कई बार आ चुका है, तो अभी हम इसको अनाउंसमेंट ही समझें जब तक कि कोई ड्राफ्ट सामने ना आ जाए। तो अनाउंसमेंट तो यहाँ पर किया गया है, तो आपको क्या लगता है कितना समय हम इसको यहाँ पर आता हुआ इसे देखेंगे? क्योंकि हार्वेस्टिंग पूरी हो गई है, प्रोक्योरमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है, बुआई का समय बहुत जल्दी यहाँ पर निकल के आएगा, तो क्या किसानों को आने वाले सीजन में ये देखने को मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि अभी इसके लिए और भी ज्यादा समय है? मुझे लगता है कि शायद ऑर्डिनेंस के जरिए या पार्लियामेंट जब भी कन्वीन होती है तो हो सकता है कोई लॉ पास हो जाए, लेकिन उस लॉ का बेनिफिट किसानों को कब तक मिलेगा वो तो मुझे लगता है अभी उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर इस इंतजार में बैठा है कि बस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट हो और हम जाके सीधा किसानों से खरीद शुरू कर देंगे, या बहुत वेयर हाउसेज में हम रख लेंगे डिफरेंट कमोडिटीज को। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी शुरुआत हम कहेंगे कि बहुत अच्छे डायरेक्शन में सरकार इसमें कोशिश कर रही है। सिराज जी, जो दूसरी चीज है वो ये है, एक सेंट्रल लॉ लाने की बात की गई है ताकि किसान अपना जो प्रोड्यूस है वो इंटर स्टेट या फिर ई ट्रेड के ऊपर भी यहाँ पर बेच सकें। अगेन ये कोई नई चर्चा नहीं है, ज़्यादातर यही जो फीडबैक है मार्केट में, या जो हम आप बात भी करते रहे हैं कि शायद कोविड एक एक्सक्यूज़ है कि जो बहुत सारे रिफॉर्म्स अभी तक अटके हुए थे वो शायद इस बीच यहाँ पर पास हो जाएं। आप सेंट्रल लॉ के बारे में इसे कैसे देखते हैं? कोई स्टॉक लिमिट्स अब नहीं होंगी, फूड प्रोसेसर्स पे पूरी सप्लाई चेन यहाँ पर ईज ऑफ करने की बात की जा रही है। अगेन जो ईसीए के बारे में मैंने आपसे पूछा, कितनी तैयारी है इसमें, और क्या आपको लगता है ये बाजार इतना इजीली ओपन अप हो पाएगा, या फिर हमें एक पैरेलल सपोर्ट यहाँ पर चाहिए? जैसे हम कहते रहे कि एपीएमसीज है या एमएसपी है या मार्केट यार्ड्स हैं, ये भी साथ में चाहिए, प्लस नए रिफॉर्म्स की यहाँ पर जरूरत रही है।
मुझे लगता है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और एपीएमसी का सेंट्रल लॉ, इन दोनों के बीच में शायद ज्यादा आसान होगा एपीएमसी का सेंट्रल लॉ बनाना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेंट्रल लॉ एपीएमसी का बनेगा वो उसमें ये प्रोविजन नहीं होगा कि हमारी एग्जिस्टिंग एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इनेबल करेगा प्राइवेट सेक्टर को कि अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली किसानों से खरीद सकते हैं। हो सकता है प्राइवेट मंडीज के लिए गवर्नमेंट कोई ग्रांट की स्कीम डिक्लेयर करे, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर एपीएमसी के बराबर क्रिएट करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। तो इन दोनों में अगर हम देखें ईसी एक्ट में और एपीएमसी में, तो एपीएमसी लॉ मुझे लगता है कि पहले आ जाएगा और इसका फायदा भी होगा। हो सकता है कि अगर वो एपीएमसी लॉ आता है तो हम जो अब ये खरीफ की फसल आएगी उसमें भी हो सकता है कि हम प्राइवेट सेक्टर की कुछ बेटर ऑर्गेनाइज सेक्टर की एंट्री कई कमोडिटीज में देख लें। जी, आपकी बात सही है कि इमीडिएटली यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज की तरफ से पैसा लगना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लियरली ये बाजार थोड़ा सा खुलना होगा, नोटिफिकेशंस आएंगे, लॉज आएंगे, उसके बाद हम ये सब होता हुआ देखेंगे। लेकिन जो भी फीडबैक मैंने यहाँ पर ट्रेडर्स से, स्टॉकिस्ट से या फिर कंपनी से लिया है, उन सभी की एक ही बात कहनी थी कि जो हरासमेंट होती थी वो यहाँ पर इमीडिएटली निकल जाएगी। जो हम स्टॉक करना चाहते थे लोअर प्राइस पे सीजन में, वो शायद वहाँ पर ईज ऑफ हो जाएगा, उसका फ़ायदा हम यहाँ पर ज़रूर बनता हुआ देखेंगे। लेकिन आपको दिक्कतें तो यहाँ पर ऑफकोर्स हैं, क्योंकि हमने देखा है ट्रांसपोर्ट, लेबर, सप्लाई चेन में जो ब्रेकडाउन हुआ है। अब क्योंकि मॉनसून बेहतर होने की उम्मीद है, जो सरकार ने एस्टिमेट लगाया है फूड ग्रेन्स का वो ऑन द हायर साइड अगेन है। बुआई का समय बहुत जल्दी शुरू यहाँ पर होने वाला है। अगला 1-1.5-2 महीने में आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरतें हैं इस वक्त यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए? देखिए, इस वक्त तो एग्रीकल्चर जो खरीफ की फसल है वो अब बुआई का वक्त आ रहा है बहुत जल्दी, और अगर मॉनसून नॉर्मली बिहेव करता है तो मुझे लगता है कि किसान लोग तैयार हैं। हालांकि कई फसलों में, जैसा कि हमने लिखा है अपने लास्ट आर्टिकल में वायर में, कि कई चीज़ों में अच्छे बीज की कमी है। मिसाल के तौर पे सोयाबीन में, पिछले साल सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ था, तो बहुत 15 साल से भी पुरानी वैरायटी को मध्य प्रदेश में इजाज़त दी गई है। तो उन सब दिक्कतों के बावजूद मुझे लगता है कि खरीफ की अच्छी फसल होने की हम उम्मीद कर सकते हैं, और अगर तब तक इकोनॉमी रिकवर कर गई तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों को बेहतर दाम, वाजिब दाम मिल जाएंगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की वजह से हो जाएगा वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि होता क्या है कि इसका एमएसपी पॉलिसी से भी रिलेशनशिप है। बाकी गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा स्टॉक होते हैं। आपने पल्सेस में देखा कि चने के प्राइसेस अब भी एमएसपी से 800, 900, 1000 रुपए कम चल रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड को ये खदशा है कि गवर्नमेंट कभी भी स्टॉक किसी भी प्राइस पे रिलीज कर सकती है। तो वो सब चीजें भी अपनी जगह अभी बरकरार हैं, लेकिन हम बहरहाल इसका स्वागत करते हैं। अजय जी, आपको भी चर्चा में यहाँ पर शामिल करना चाहेंगे। जैसे सिराज जी बोल रहे थे कि हाँ, मूव्स यहाँ पर बेहतर हैं, लेकिन इमीडिएटली कोई बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे, फिलहाल ऐसा नहीं लगता। सरकार के पास यहाँ पर स्टॉक्स रहते हैं, बड़ा फूड ग्रेन का हम यहाँ पर एस्टिमेट ऑलरेडी यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। आप इनिशियली कैसे देखते हैं जो चेंजेस यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने आकर किए हैं, और उसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट अगले 1-2 महीने में आप देखेंगे एग्रीकल्चर में आता हुआ, क्योंकि ज़रूरत अब यहाँ पर है, या फिर आपको लगता है ये भी अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म मेजर्स ही हैं? देखो, पहली बात तो कई विशेषज्ञों ने लिखा है कि जो ये रिफॉर्म है ये 1991 मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ही गलत उनकी सोच है। या तो वो खेती समझते नहीं है, या उन्होंने जिंदगी में कभी खेती नहीं करी है, वो ही कह सकते हैं कि 1991 मूवमेंट है। पहली बात। दूसरी बात है कि 3 रिफॉर्म जो मैं समझता हूं, उनमें से 2 रिफॉर्म मैं समझता हूं जरूरी थे। एक का मैं अलग से बताऊंगा। जो एपीएमसी का एक्ट में चेंजेस आए हैं, मेरे हिसाब से एक तरीके से ठीक हैं कि थोड़ा फ्रीडम मिलेगा लोगों को एक दूसरे से खरीदने के लिए, बेचने के लिए। परंतु अपने को ये भी समझना चाहिए कि क्योंकि एपीएमसी एक्ट में ये अमेंडमेंट आ जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक किसान एक स्टेट से जाके दूसरी स्टेट में अपना माल बेचेगा। और ये भी नहीं होने वाला है कि ट्रेडर्स जाके 90%, 50, 60, 80% किसानों से उनके खेत से सामान लेंगे। जनरली जो ट्रेड है वो अभी भी मंडियों में ही होगा। सो केवल ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को थोड़ा फायदा हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है, तो मैं इसके सहमति में हूं। बट इट इज नॉट अर्थ शैटरिंग, कोई ऐसा चेंज नहीं है कि इसे कुछ एकदम बदलने वाला है।
दूसरी बात है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो बदलाव हुआ है वो भी मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है और अच्छी बात है ये एक्ट हुआ है, पर इस एक्ट से का जब तक हम उसकी फाइन प्रिंट नहीं पढ़ेंगे, जो ब्यूरोक्रेसी लिखेगा, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लिखेगा या कॉमर्स मिनिस्ट्री जो भी लिखेगा, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने बोला है कि आलू के लिए और प्याज के लिए 100% से ज्यादा कीमत बढ़ेगी तो ही ये एक्ट, मेरा मतलब कि सरकार उस पे इंटरफेरेंस कर सकती है। पर दोनों चीजों की कीमत तो हर साल ही बढ़ती है, दुगनी होती है। जो सीजन होता है हार्वेस्ट का और बाद में दुगनी होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये 50% नॉन पेरिशेबल के लिए कहना या 100% कहना ये बिल्कुल गलत है। और अगर ये कोई परसेंटेज होना चाहिए था तो 300-400% होना चाहिए था। और फिर इसको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन से कितना ज्यादा होना चाहिए देखना चाहिए। समझो कि आप नॉन पेरिशेबल की बात करते हो, आप समझो कि आज के दिन आप किस के मतलब कोई भी आप एमएसपी वाली फसल भी ले लो। फॉर एग्जांपल आप कॉटन की बात कर लो, 5,400 रुपए के आसपास का एमएसपी है आज के दिन। जब मैं समझता हूं कि जब कॉटन की अगली फसल आएगी जिसकी बिजाई अभी हो रही है तो ये 3,500 रुपए का बिकेगा। तो इन द सेंस कि किस रेट पे सरकार को स्टेप इन करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये 50% का और 100% का जो उन्होंने रखा है, ये 50-100% का, ये बिल्कुल गलत है। इसके साथ कोई कीमत रखनी पड़ेगी। तो एक सुझाव हो सकता है, जैसे आलू के लिए है, आप कह सकते हो कि पिछले 5 साल की एवरेज जब डबल हो जाएगा उसका रेट तो ही सरकार स्टेप इन कर सकती है। पर मेरा एक कैवेट है कि उसके साथ ये लिखना जरूरी है कि 20 रुपए से कम पे सरकार नहीं स्टेप इन कर सकती है। ये कानून एक ट्रिगर पॉइंट, एक प्राइस सरकार को निर्धारित करनी पड़ेगी एक मॉडल मंडी के हिसाब से। तो वो कह सकते हैं दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी में जब आलू की कीमत 20 रुपए से ज्यादा होगी तब जाके ये डबल वाला जो क्राइटेरिया ये लागू किया जाएगा। नहीं तो ट्रेडर्स नहीं रखेंगे सामान। मैं तो कहना आसान है कि ट्रेडर्स आ जाएंगे, खेत से सामान खरीद लेंगे, उनकी स्टोरेज बढ़ जाएगी। तो इतना मेरे को नहीं लगता जल्दी से होएगा। फाइन प्रिंट को पढ़ना जरूरी है। तीसरा कानून सरकार ने जो तीसरा कानून, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। और जो मैं समझता हूं जो नया कानून सरकार ला रही है उसका नाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्ट। अब मैं समझता हूं कि एक्ट का ये फायदा है कि सरकार समझती है कि जो बड़े क्या कहते हैं प्रोसेसर्स हैं वो किसानों के पास जाएंगे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप हमारे लिए आलू की पैदावार कर लो, आप हमारे लिए कोई सब्जी की कर लो। तो मैं नहीं समझता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के कोई एग्रीमेंट्स बनती हैं। जो एग्रीमेंट बनती है वो ट्रस्ट पे बनती है। और ये अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्ट बना दिया है, ये एक्ट सक्सेसफुल है कि नहीं है, इसका पैमाना यही हो सकता है कि 4 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट बढ़े कि नहीं बढ़े। तो मैं समझता हूं कि ये जो तीसरा जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इस पे वापस सरकार को सोचना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत भी, इस एक्ट की जरूरत भी है कि नहीं है। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी है, किसी के पास जाना है तो वहां। अजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो कोरोना के समय में इमीडिएट यहाँ पर क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे, कितना पैसा यहाँ पर बटना चाहिए था, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर किसानों को दी जानी थी, उसका शायद ये सेक्टर यहाँ पर इंतजार कर रहा था। लेकिन अब तक जो बातचीत हुई है आपसे भी, बाजार से भी, उनको यही लगता है कि ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, इमीडिएट सपोर्ट यहां पर फिलहाल नहीं है। और अगर हम प्राइवेट को लेके आते भी हैं इस सेक्टर में तो भी गवर्नमेंट का सपोर्ट पुश यहां पर लगातार रहेगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, जब लौटेंगे तो देवेंद्र शर्मा जी को भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। आपका स्वागत है। और हम अब खेती की तस्वीर कैसे बदलेगी, कितनी बदलेगी, फाइनेंस मिनिस्टर के रिफॉर्म्स के बाद ये चर्चा कर रहे हैं। देवेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। जैसे हम बात कर रहे थे अजय जाखड़ से भी और सिराज हुसैन से भी जी, उन सबका यही मानना है कि रिफॉर्म्स अच्छे हैं लेकिन कब आएंगे, कितना इसका फायदा होगा, कितना समय लग सकता है फाइन प्रिंट आने में, उसके ऊपर ऑफकोर्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लगता है क्या हुआ है इज वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन क्या करने की जरूरत है और क्या आगे जाके होना चाहिए? मैं वैसे तो अपने दोनों पैनलिस्ट से मैं एग्री करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एक्सिबरेंस और एक्साइटमेंट दिखाई जा रही है कि ये जो रिफॉर्म्स जो स्पेल आउट किए हैं इससे बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। somebody even has gone to the extent of saying कि भाई 1991 में जो हुआ था वो इकोनॉमी के साथ वो वैसा ही होगा। आई थिंक दीज आर बिगर जोक्स और यही इकोनॉमिस्ट या यही क्लास ऑफ इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने पहले भी जब WTO आया था तो कहा था कि इट विल बी अ बिग बैंग फॉर इंडियन एग्रीकल्चर।
मुझे नहीं मालूम अब इतने साल हो गए हैं वो कहाँ है वो बिग बैंग। बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज, हमारे देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने ऐसी भी स्टडीज की थी कि रात को हमारे जहाज अगर जाते हैं या हमारे हैवी फुल लोड लेके जाएंगे एरोप्लेन्स, और जब वापस आएंगे तो डॉलर्स लेके आएंगे जब WTO खुलेगा। मुझे नहीं मालूम वो डॉलर कहाँ पर है अभी तक। कहने का मतलब है ये जो हाइप जनरेट की जाती है, आई थिंक वी हैव टू साइफन जो फाइनल प्रिंट उसका है, लेट्स वेट फॉर दैट एंड सी क्या होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज क्राइसिस एग्रीकल्चर में जो है, बेसिकली डिमांड क्रैश करने के बाद किसानों को कितना सफर करना पड़ा है पेरिशेबल कमोडिटीज में, स्पेशली हमने देखा सारे देश में ऐसा हुआ है। जो उस टाइम पर किसान को हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उस टाइम किसान को डायरेक्ट कैश या सपोर्ट की जरूरत है। हमने उनको कहा कि आप 2 साल और इंतजार करिए, हम जब रिफॉर्म लाएंगे तो शायद आपका भला उस समय हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी थी, वी हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। मे बी इफ वी रीथिंक एंड वी ट्राई टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द फार्मर्स, वो बहुत जरूरी है। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि कम से कम किसानों को PM किसान जो जैसे स्कीम जो ऑलरेडी है उसको बगैर डिस्टर्ब किए हुए 10,000 रुपए पर फार्मर हमें किसान को देना चाहिए। जो हमें प्रोक्योरमेंट में जो किसानों ने रिमार्केबल काम किया है डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स, उनके लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल का एक बोनस भी होना चाहिए। कम से कम ये 2 चीजें तो हमें प्रिस्क्राइब करनी चाहिए एग्रीकल्चर को इस समय पे। दूसरी बात है कि ये जो रिफॉर्म्स को हम सोच रहे हैं कि जब ये फार्मर कैन सेल एनीवेयर एंड टू एनीवन इज अ गेम चेंजर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वी हैव ट्राइड इट इन इंडिया एंड वी टेस्टेड इट इन इंडिया एंड वी फेल्ड। 2006 में जब रिफॉर्म्स बिहार में आए थे, तो बिहार में जब ये आया था रिफॉर्म, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तब उन्होंने APMC एक्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया था जी। और ये कहा था कि प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्राइवेट मार्केट्स बनेंगी और उसमें प्राइस डिस्कवरी होगी। आज 14 साल हो गए हैं मोनिका जी, एंड वी फाइंड कि बिहार के जो ट्रेडर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को लाकर पंजाब और हरियाणा में बेचते हैं और कई सालों से बेचते आ रहे हैं। बल्कि इस बार ये भी देखा गया कि हरियाणा की प्रोक्योरमेंट कम हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो प्रोड्यूस हरियाणा में नॉर्मली आती थी या राजस्थान से आती थी, वो इस बार लॉकडाउन करके नहीं आ सकी है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में MSP मिलता है और वहां पर जो कंडीशंस हैं, अगर आप यूपी में देखें तो सिर्फ 7% प्रोक्योरमेंट होती है और बिहार में तभी लोग जो है, क्योंकि वहाँ प्राइसेस 1200, 1300, 1500, 1600 मिलता है गेहूं का या धान का, तो वहां से भी ट्रेड इतना दूर ट्रांसपोर्ट करके पंजाब और हरियाणा में लेके आना चाहते हैं। अगर हमारा इंटेंशन ये है कि भाई हम APMC को खत्म करें या डाइल्यूट करें और MSP से पीछे हाथ खींचना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हानिकारक होगा इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा ये है कि ये जो रिफॉर्म्स हम जहां से ला रहे हैं वो तो अमेरिका से ला रहे हैं। अमेरिका में तो ये सब फेल हो गए। अमेरिका में तो 30-40 साल से ये सारी जो एनीवेयर फार्मर कैन सेल एनीवेयर एंड एनीवेयर की बात चल रही है। वहां पर तो वॉलमार्ट भी है, टेस्को भी है, ये सब मल्टी ब्रांड रिटेल भी है। वहां पर तो बिगेस्ट शिकागो में जो सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है वो शिकागो में है। मुझे ये जानना है कि वहाँ अमेरिकन एग्रीकल्चर फिर क्राइसिस में क्यों है। अभी ये बताया गया है अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन द्वारा कि अमेरिका में 91% फार्मर्स आर बैंकरप्ट एंड 87% वांट टू क्विट एग्रीकल्चर। अब मुझे बताइए कि अगर ये रिफॉर्म वहां पर सक्सीड, अगर अच्छे होते या वहां पर सक्सेसफुल होते, तो फिर वहां की एग्रीकल्चर की तो शक्ल जो है बदल जानी चाहिए जी। तो देवेंद्र जी आई गेट योर पॉइंट, पर यू नो द फाइनल पॉइंट स्टिल इज कि अब यहाँ से अगले 2 महीने में कोविड के समय, कोविड के बाद एग्रीकल्चर की शक्ल आपको कैसी नजर आती है? देखिए, जिस तरीके से चल रहा है, जो अभी हार्वेस्टिंग जिस तरीके से हुई है, रिकॉर्ड हार्वेस्टिंग एंड रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट भी होने की तरफ जा रहा है और जो अभी सोइंग देखेंगे वो अच्छी होगी। वी एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि मॉनसून का नॉर्मल प्रेडिक्शन है विच इज अ वेरी गुड साइन। और किसान की देखिए एक बहुत बड़ी मजबूरी है, he has no option but to put his best despite all odds, reason being कि उसका लाइवलीहुड उस क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो यहाँ पर कहीं भी डिले करता है या कुछ होता है, चाहे वो लेबर की शॉर्टेज है या नहीं है, यू विल सी दे विल राइज टू द ओकेजन एंड डिलीवर। जैसा कि अभी भी कहा गया था कि प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम आएगा, हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मैंने हर बार कहा कि ऐसा नहीं होता है। किसान को मालूम है वो कुछ भी करेगा, चाहे अपनी फैमिली लेबर को लाए, चाहे नेबर्स की लाए, जो भी करेगा, लेकिन वो डिलीवर करेगा क्योंकि उसका लाइवलीहुड डिपेंड करता है। सो आई एम वेरी होपफुल कि फार्मर्स डिलीवर करेंगे, बट विल द गवर्नमेंट स्टैंड बाय देम, आई थिंक इज अ बिगर क्वेश्चन। जिस तरह की चिंताएं फिलहाल यहाँ पर है, सिराज जी एक फाइनल कमेंट आपसे भी लेना चाहेंगे। अब अगले 2 महीने के लिए क्या करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है किस तरह के भाव देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि मॉनसून में अब 15-20 दिनों की यहाँ पर बस इंतजार है। क्या करने की जरूरत है अगले 2 महीने में ताकि ये सेक्टर सस्टेन कर जाए? जब रिफॉर्म्स आएंगे, जब इंप्लीमेंट होंगे, वो फिर तब देखेंगे। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में ये क्लैरिटी आ जाती है कि स्टॉक लिमिट्स वगैरह नहीं लगाई जाएंगी,
तो मुझे लगता है कि जब खरीफ की फसल हार्वेस्ट होगी तो पैडी के अलावा जो फसलें हैं, मिसाल के तौर पर सोयाबीन है या उड़द है या तूर है, तो उसमें हम प्राइवेट सेक्टर की बाइंग देख सकते हैं। अब होता यह है कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास कई पल्सेस का स्टॉक रहता है नेफेड के पास, तो हमेशा ट्रेड को ये डर बना रहता है कि ये स्टॉक सस्ते दामों पे गवर्नमेंट बेच देगी, प्राइसेस गिर जाएंगे, तो ट्रेड अपना हाथ खींच लेती है। तो लगता है कि अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के माध्यम से क्लैरिटी आ जाती है तो शायद हम ज्यादा बाइंग प्राइवेट सेक्टर की तरफ से देख सकते हैं। जी, तो क्लियरली यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि यहाँ पर सूरत हालात बदलेंगे एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन जिस तरह के रिफॉर्म्स अभी यहाँ पर आए हैं वो स्टैंड अलोन नहीं रह सकते। काफ़ी कुछ अभी भी यहाँ पर करने की ज़रूरत है और स्पेशली बहुत जल्दी करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान अपना पुश कर रहा है, जैसे देवेंद्र शर्मा जी ने भी कहा, लेकिन यहाँ पर उसे सपोर्ट की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी, स्पेशली अगले 2 महीने में जब बुआई और बारिश यहाँ पर आएगी, वो क्या लेके आती है किसान के भविष्य के लिए, वहाँ पर भी एक नज़र रखनी होगी। एज ऑफ नाउ ऑफकोर्स सब कुछ ऑन पेपर है, किस तरह के ये अमेंडमेंट्स आते हैं, कितने टाइम में आते हैं, कैसे ये इंप्लीमेंट होते हैं और कैसे प्राइवेट सेक्टर इसको रिएक्ट करता है, वो सब काफ़ी चीज़ें अनसर्टन हैं और अभी देखने के लिए बाकी हैं। लेकिन इसी के साथ सिराज जी, देवेंद्र जी, अजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को वो पूरी समझाइश देने के लिए कि आगे जाकर खेती अब यहाँ पर कैसी दिख सकती है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़।